नमस्कार साथियों, मैं गायत्री पाठक आज आपको निर्मला कहानी का 9वां भाग सुनाती हूँ। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती। आशा थी कि छुट्टी के दिन आएगा, लेकिन जब छुट्टी का दिन गुजर गया और वो नहीं आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बनाए थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी, हरे भरे तो कुछ नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं था? भूंगी, ये तो नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? वहाँ का कहार जो है वो मेरा देवर लगता है। वो कहता था तुम्हारे बाबूजी की खुराक ही कुछ नहीं है। 2 फुल्कियां खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हर दम पड़ते रहते हैं। निर्मला, तूने क्या पूछा नहीं कि लड्डू क्यों लौटा देते हो? भोंगी, ये तो नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? उन्होंने कहा इसे लेती जा, यहाँ रखने का कुछ काम नहीं, मैं लेती आई। निर्मला, और कुछ नहीं कहते थे? पूछा नहीं कल क्यों नहीं आए? छुट्टी तो थी। भोंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं? ये पूछने की तो सुध ही नहीं रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहाँ कभी ना आना, मैं तेरे लिए कोई चीज न लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्र न भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेश न भेजे। और एक बात ऐसी कही कि मुंह से निकल नहीं सकती। वो फिर रोने लगी। निर्मला, कौन बात कही थी, कह तो? भोंगी, क्या कहूँ बहू जी, कहते थे मेरे जीने का धिक्कार है, और ये कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद से रुदन करने लगा और वो वहां नहीं बैठ सकी। आकर बिस्तर पर मुंह ढाँप कर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो भी जान गए। उसके अंतरकरण में बार बार यही बात गूंजने लगी, वो भी जान गए। भगवान, अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वो भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी। जीवन में अब सुख की आशा ही क्या थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया कि ये मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज्ज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके? कर्तव्य की वेदी पर अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता था, पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुंह देखने को जी नहीं चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के समान शीतल लगता था, उस समय उसी से आलिंगन आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन समझ सकता है? उस समय उसकी ये इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और उसमें वह समा जाए, लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने ही तक थी और अपनी ही चिंता करनी उसने छोड़ दी थी। लेकिन वो समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई कि वो अपनी आंखों से मनसाराम की आत्मपीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना से ही उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वो चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वो विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंकने का निश्चय कर लिया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने से पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो रहा था, आ ही रहे होंगे, ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और इंतजार करने लगी। लेकिन ये क्या, वो तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुत कर आ गई। ये हुक्म वहीं से दिया करते थे, तो क्या आज वो आएंगे ही नहीं, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। उसने भोंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। ये संदेश पाकर अंदर आए, पर कमरे में न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई है, हेडमास्टर साहब का पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप घर पर ही उसका इलाज करें, इसलिए उधर से ही होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठस्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दो में से कोई एक कदम पीछे हटना नहीं चाहता। कंठस्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चित करना कठिन था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना ही मुंह से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप उधर तो जा ही रहे। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था, वे कहते थे कि कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मल ने आवेश से कांपते हुए कहा,
ये सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने त्योरियां बदल कर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ खामखा ही पड़ेगा। ये तो कोई बुरी बात नहीं थी। और मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसीलिए आपने वहाँ भेजा था। आपके मन में और कोई बात नहीं थी? मुंशी जी हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करते करते बोले, और क्या बात हो सकती थी? भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही। अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइए। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी तो तीमारदारी कर ही सकती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक क्षण के लिए उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण नहीं लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका जवाब नहीं दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद्य। तो कितनी जल्दी रंग बदलता है। इस कला में तो निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वे सोचते थे, कहीं इसने बहाना तो नहीं किया हो। तो ये था निर्मला कहानी का